हेलो एवरीवन। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री में मेंस में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, विभाजन के पीछे कांग्रेस के उत्तरदायित्व को समझाइए। यानी जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है और कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, इसकी नींव बहुत पहले से अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हुआ था। तो इसी को डिस्कस करते हैं, क्या है असली बात। तो कुछ विद्वान भारत विभाजन हेतु कांग्रेस को उत्तरदायी मानते हैं, और यदि वो उत्तरदायी मानते हैं तो इसके पक्ष में कुछ तर्क भी देते होंगे। तो क्या तर्क देते हैं? हिंदूवादी नेताओं के अनुसार कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई एवं विभाजन को स्वीकार किया, और बोलते हैं कि ये शुरुआत तभी से हो गई थी जब खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है वो मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। जब वो धार्मिक आंदोलन है तो उन धार्मिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता आ जाएगी, और इसी का वजह होगा कि बाद में कांग्रेस को जिम्मेदार बनाते हैं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन में। लेकिन तो आप इस पहली लाइन समझिए कि हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई और परिणाम हुआ भारत का विभाजन। फिर सबाल्टर्न इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस सत्ता के निम्न वर्ग के हाथों स्थानांतरण से भयभीत हो गई थी एवं उसके विभाजन स्वीकार कर लिया था। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस सत्ता के निम्न वर्ग के हाथों स्थानांतरण से भयभीत थी और उसने विभाजन स्वीकार कर लिया। विभाजन स्वीकार मतलब सिर्फ इस वजह से था कि सत्ता का स्थानांतरण कांग्रेस के विरुद्ध व्यक्तियों को ना हो जाए। यानी कांग्रेस को ये भय था कि कहीं सत्ता का हस्तांतरण ऐसे व्यक्तियों के हाथों में ना चला जाए जो उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसने भयभीत होकर जल्दी से विभाजन स्वीकार कर लिया था। ठीक है। समकालीन गैर कांग्रेसी नेताओं के अनुसार कांग्रेस के नेता पदों एवं सत्ता के भूखे थे, अतः उन्होंने शीघ्र सत्ता प्राप्ति क्रम में भारत का विभाजन होने दिया। कहने का मतलब है कि कांग्रेस के पहली बात तो वो ये डर रहे थे कि ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सत्ता ना चली जाए जो उनके कंट्रोल में ना हो। दूसरा, कांग्रेस के जो नेता थे वो पदों के भूखे थे, सत्ता के भूखे थे, इसलिए उनको पद चाहिए था भले भारत का विभाजन हो जाए। तो इस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। जैसे समय समय पर ये कहा जाता है कि कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। पृथक निर्वाचन के लिए जब आपने स्वीकार नहीं करते तो ये वाली चीज ही नहीं शुरू होती। तो पृथक निर्वाचन को स्वीकार करना भी कांग्रेस की गलती को माना जाता है। किंतु सूक्ष्म अवलोकन से इन आरोपों की सीमा स्पष्ट हो जाती है। अब जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, तो वो क्या इसके पक्ष में बोलते हैं? वो कहते हैं कि यदि ठीक से इन चीजों को देखा जाए, समझा जाए, तो कुछ चीजें और स्पष्ट होगी। जैसे 1937 तक मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति एवं अंग्रेजों की फूट ढालो एवं राज करो नीति के कारण सांप्रदायिकता अपने चरम में थी। तो जो कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मानते, उनके कहने का मतलब ये है कि आप सूक्ष्मता से देखोगे तो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति, एक कारण ये है कि मुस्लिम लीग जो थी सांप्रदायिक थी, और दूसरा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ही विभाजन के लिए जिम्मेदार थी। तो इस तरह से ये दो गुट हो गए, आपको समझना होगा। एक गुट कांग्रेस को जिम्मेदार मानता है और एक गुट कहता है कि मुस्लिम लीग की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। राजगोपालाचारी फार्मूला एवं गांधी जिन्ना वार्ता की सफलता से यह सिद्ध होता है कि दूसरी ओर 1946 में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन घोषणा के पश्चात संपूर्ण देश में दंगे होने लगे। हाँ, इसको आप समझिए, कुल मिला के जब जिन्ना जी की जो मांगे थी वो नहीं मानी गई, मुस्लिम लीग की मांगे जो नहीं मानी गई, मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहा था, उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की, और इस घोषणा होते हुए पूरे देश में दंगे व्याप्त हो चुके थे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जिन्ना जी ने कहा कि डरे मतलब लड़के लेंगे पाकिस्तान वाला नारा लगाना शुरू हुआ, और पूरे देश में दंगे फैल गए। अब जब दंगे फैल गए तो ऐसे में एकमात्र विकल्प था कि या तो रक्तपात और हिंसा को लगातार लंबे समय तक चले, या फिर भारत का विभाजन करके हम शांति स्थापित कर लें। इतने अधिक जब दंगे होंगे, चारों तरफ मार काट होगी, रक्त होगी, तो ऐसे में कांग्रेस को लगा कि ऐसे में हम देश को एक रख के करेंगे भी क्या, जहां मार काट गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे। तो
डायरेक्ट एक्शन घोषणा के बाद जो दंगे, रक्तपात, हिंसा हो रही थी, इससे बचने के लिए कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यद्यपि कांग्रेस को इस रूप में कुछ हद तक दोषी माना जा सकता है कि वह लीग के दुष्प्रचार का विरोध करने एवं मुसलमानों में अपना जनाधार स्थापित करने में असमर्थ रही। हाँ, इतना जरूर मान सकते हैं कि जो समय समय पे कांग्रेस सावधानी बरत सकती थी, ठीक है, वो बरती तो हो सकता था परिणाम कुछ बदल जाता, लेकिन कोई एक कारण इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ना सिर्फ कांग्रेस, और जो परिस्थितियां थी उसी के अनुसार विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला है उसकी विशेषताएं बताना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध स्थापत्य कला के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्धकालीन स्थापत्य से लेकर आधुनिक पाश्चात्य स्थापत्य कला है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको अलग अलग, जो आप जैसे बौद्धकालीन है तो उनकी विशेषताएं बता दो, आधुनिक है तो उनकी विशेषताएं बता दो, जो है अलग अलग सबकी बताना है। जैसे प्राचीनतम एवं नवीनता का समावेश, कैसे आप बता सकते हो? प्राचीनतम मतलब सांची का स्तूप बहुत प्राचीन है, मौर्य काल है। नवीनता में आप बता सकते हैं ग्वालियर की स्थापत्य, ग्वालियर किला, जो कि ज्यादा पुराना नहीं है। जल निकास प्रणाली एवं बतायन, बुरहानपुर की स्थापत्य से एक चीज स्पष्ट है कि जल निकास प्रणाली एवं बतायन का भी मध्य प्रदेश में बेहतर जो स्थापत्य है मिलते हैं। विविधता पूर्वक स्थापत्य, यहाँ किले भी है, यहाँ महल भी है, स्तूप भी है, बिहार भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो स्थापत्य है वो विविधता पूर्वक या विविधता को लिए हुए है। नागर एवं पंचायतन शैली, खजुराहो के मंदिरों से स्पष्ट होता है कि यहाँ नागर और पंचायतन शैली है। लकड़ियों का प्रयोग किया गया है राजवाड़ा में और गोपाल मंदिर में। संगमरमर से सजावट की गई है होशंगाबाद का मकबरा। लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है धार के महल में। पाश्चात्य सजावट का समावेश है कहाँ कहाँ? जयविलास महल में, इतावली टाउल एवं शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये पाश्चात्य सजावट का एग्जाम्पल है। मूर्तियों एवं चित्रों का प्रयोग किया गया है खजुराहो में। इस प्रकार मध्य प्रदेश स्थापत्य कला के रूप में अनेक अप्रतिम कारणों को समाविष्ट करता है। ये विशिष्ट स्थापत्य प्रदेश में पर्यटन के साथ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि जितनी भी मध्य प्रदेश की स्थापत्य है उसको अलग अलग कैटेगरी में, जैसे प्राचीनता और नवीनता बोल दिया, बेहतर जल निकास प्रणाली, विविधता पूर्वक यानी हर तरीके के स्थापत्य यहाँ पे, मंदिरों की जो खजुराहो की शैली है, नागर एवं पंचायतन शैली, और आप धार्मिक समन्वय भी बोल सकते हो। यहाँ जैनों के मंदिर, ब्राह्मण और शैव सभी संप्रदाय के मंदिर है, वैष्णव शैव ब्राह्मण, ठीक है। तो नागर पंचायतन शैली के साथ साथ धार्मिक समन्वय की भी बहुत बढ़िया विशेषता है। लकड़ियों का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं संगमरमर का प्रयोग है, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग है कहीं, और पाश्चात्य सजावट भी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ मंदिरों में मूर्तियों और चित्रों का भी समावेश मिलता है। तो आप ये सारी चीजें करके मध्य प्रदेश की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं को बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो नृत्य समारोह पर टिप्पणी लिखी। यानी जो खजुराहो का समारोह होता है उसके बारे में हमें बताना है, उसकी विशेषताएं बताना है। तो खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत का एक प्रतीक है। तो खजुराहो नृत्य समारोह की पहली विशेषता में आप बता सकते हैं समारोह। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष फरवरी माह में छतरपुर जिले के खजुराहो में मनाया जाता है। पहला हो गया, पहली विशेषता है कहाँ होता है? तो फरवरी माह में खजुराहो में ही होता है। प्रारंभ 1976 से हुआ था। आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजन होता है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी की सहायता से पर्यटन विभाग विकास निगम द्वारा होता है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग और अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी की सहायता से। इसकी विशेषताएं क्या है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह होता है। समारोह का आयोजन फरवरी माह में एक सप्ताह तक किया जाता है। समारोह में शास्त्रीय नृत्यों, कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि का मंचन किया जाता है। ये नृत्य प्राय खुले मंच पर विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में किए जाते हैं। प्रमुख नृत्य कलाकारों को सम्मानित भी किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है, यहाँ के नृत्य कला। तो इस प्रकार यह अनूठा समारोह मध्य प्रदेश के नृत्यों, सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार कर पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो विशेषता यही है, सबसे बड़ा है, फरवरी माह में होता है। और यहाँ पे क्या क्या होगा? शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, और खुले मंच पे और कलाकारों को सम्मानित किया। ये विशेषताएं होगी। जगह और वर्ष आपको याद रखना है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के
आप नृत्य समारोह की टीप लिखने को आएगा तो लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और आप देखिए कि जो विरासत होती है, विरासतों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो विरासत होती है उनको हम संरक्षित क्यों करें? तो किसी देश या स्थान की ऐतिहासिक रूप से अपने पूर्वजों से प्राप्त जो परंपराएं या स्मारक विरासत कहलाती है। विरासत क्या है? जो हमें ऐतिहासिक रूप से मिलती है या हमें अपने पूर्वजों से जो प्राप्त होती है, चाहे वो कोई परंपरा हो चाहे कोई स्मारक हो, वो सब विरासत में कहलाता है। जो पूर्वजों से मिलेगा वो विरासत कहलाएगा, चाहे इतिहास हो चाहे संस्कृति हो चाहे कोई स्थापत्य हो। ठीक है, तो हमें अपनी विरासत के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? जैसे हमारा त्योहार देखें, दशहरा पर्व, विभिन्न किले महल आदि प्राय सरकार द्वारा विरासतों का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि विरासतों का ऐसा ऐतिहासिक महत्व होता है, ये हमें अपने अतीत से जोड़ती है। विरासतों का यदि हम संरक्षण करेंगे तो हमें अपने अतीत के बारे में पता चलेगा, हम अपने अतीत को जानेंगे एवं उसके अध्ययन में सहायक होती है। उदाहरण भीमबेटका की गुफाएं, उन्हीं से तो हमें पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा रहता था, क्या करता था। ठीक है, तो अतीत की जानकारी, अतीत के अध्ययन में सहायक, अतीत से जोड़ना, ये सारा काम विरासत का ही होता है। विरासत हमारी संस्कृति की प्रतीक होती है। ठीक है, यह सांस्कृतिक समृद्धता को दर्शाती है। जितनी समृद्ध विरासत होगी उससे हमें पता चलेगा कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धता कितनी पुरानी है, कितनी व्यापक है, किस तरह की है। ठीक है, उदाहरण कुंभ का मेला। यदि हम पर्यटन की बात करें तो विरासत स्थल पर्यटन के भी प्रमुख केंद्र होते हैं, जो आय एवं रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लाखों हजारों लोग आते हैं इससे पर्यटन में। परिवहन के क्षेत्र में रोजगार, आसपास जो उस क्षेत्र के लोग रहते हैं उनको रोजगार, होटल यानी सर्विस सेक्टर, परिवहन सेक्टर, सबको फिर वहाँ पे रोजगार मिलता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में आय और रोजगार का भी प्रमुख साधन होती है विरासत। ठीक है, उदाहरण खजुराहो के मंदिर। विरासत हमारी सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखने की दृष्टि से भी महत्व, हमारा कल्चर क्या है उसको भी जानने में भी बहुत सहयोगी है और उसको बचाए रखने में भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से उपयोगी है। भारत के विभिन्न नृत्य आप देखेंगे जो हमें विरासत में मिले हुए हैं, तो ये हमारी सांस्कृतिक विविधता को दिखाते हैं। हर स्टेट में अलग प्रकार का कल्चर होगा, अलग प्रकार के त्योहार होंगे, अलग प्रकार के गायन वादन, नृत्य कला, ये सब हमारी विरासत है। और जो हम बचा के रखेंगे तभी हम इस विविधता को बनाए रखेंगे। प्रायः ये विरासत स्थल अपनी प्राचीनता के कारण जर्जर एवं कमजोर होते जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विरासत स्थल प्राचीन भी बहुत हो गए हैं और इनका पर्याप्त संरक्षण नहीं होने से कमजोर, जर्जर और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह के प्रमुख कारणों को बताइए। जबलपुर झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार का महत्वपूर्ण एक प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके क्या कारण है, क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में, या जबलपुर झंडा सत्याग्रह पर टिप्पणी करिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आंदोलन के कारण क्या है जबलपुर झंडा सत्याग्रह के? मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का प्रसार करना पहला कारण है झंडा सत्याग्रह का, कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का प्रसार करना। दमोह के प्रेमचंद जैन द्वारा जबलपुर टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने के पश्चात अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर द्वारा उतारकर अपमानित किया गया, पैरों तले कुचल दिया गया। यानी जो जबलपुर का टाउन हॉल है उसमें जब तिरंगा फहराया गया तो जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उस तिरंगा को अपमानित किया। कांग्रेस के सत्याग्रह प्रारंभ करने के उपरांत अंग्रेजों द्वारा पंडित सुंदरलाल को 6 माह का कारावास दिया जाना एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार करना। तो पहला, असहयोग आंदोलन को प्रसार करना। दूसरा, भारतीय तिरंगे को लहराए जाने के बाद उसका अपमानित करना। तीसरा, पंडित सुंदरलाल को 6 माह की सजा और अन्य नेताओं को गिरफ्तार। सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों पर बर्बर अत्याचार किए गए। परिणामतः 9 जुलाई 1923 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इसका अनुमोदन कर राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया, यानी झंडा सत्याग्रह को राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया 9 जुलाई 1923 को। इस प्रकार उपरोक्त सभी कारणों के प्रभाव स्वरूप मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लेता है और इसमें आंदोलन में युवा, बच्चे, महिलाएं सभी का सहयोग प्राप्त होता है। तो इस तरह से जबलपुर सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह या जबलपुर झंडा सत्याग्रह में ये एक टीप हो गई, आपको याद रखना है। 9 जुलाई 1923 को ये प्रारंभ हुआ और इसमें महिला, बच्चे, युवा सभी का सहयोग प्राप्त हुआ।